Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So today's topic is हम डॉट प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे कल की क्लास में। तो डॉट प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया, बट डॉट प्रोडक्ट के इर्द गिर्द जो भी हम इंट्रोडक्शन करते हैं, तो एक तो होता है मेन इंट्रोडक्शन, एक होता है उसके इर्द गिर्द के टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन। तो डॉट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया, अभी रिवाइज भी करवा देते हैं क्या है। और अब उसके जो इर्द गिर्द के टॉपिक्स बचते हैं, उसमें मेन टॉपिक है एक तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन और ऑन ए वेक्टर, एक ही बात है वो से करीब करीब। और दूसरा इंपॉर्टेंट दो एग्जाम्पल्स हैं, इनइक्वालिटीज हैं, वो हमारे बचती हैं, जिसका नाम है कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी और दूसरे का नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये दो बातें कर लेंगे तो हमारा थर्ड एक्सरसाइज का चल रहा है ना इंट्रोडक्शन, थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ पे ओवर हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन ओवर हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट डे से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल जो हमने खत्म किया था वो बता देते हैं और आज का टॉपिक का नाम बता देते। तो वैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपके एनसीईआरटी बुक में, हमारे नोट्स खोलते हैं हम। ये रिजल्ट्स बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट सारे हो गए थे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी कवर कर लिया था और ये भी कवर कर लिया था। सो दिस इज द टॉपिक नेम। कल हमने लास्ट जो कवर किया था, यू कैन सी दिस वाज द लास्ट थिंग दैट वी कवर्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमने कवर की थी कि अगर तीन का डॉट प्रोडक्ट करें तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और स्केलर है तो स्केलर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन थी, लास्ट हमने कवर की थी। अब चलते हैं हम फाइनली प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे ऑन अनदर ऑन अ लाइन लिया हुआ है, ऑन अ लाइन, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमने वेक्टर लिया है तो जो जिस पर हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो अगर हम यहाँ पे रोक दें तो वेक्टर है, और आगे लेके जाएं तो लाइन है ना। तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। अगर मैंने एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल ए बी सी काउंट किया और मैंने इसको डी बी सी भी लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे रोक दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे ले जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि जिसके ऊपर मैं प्रोजेक्शन कर, हाँ जिसका प्रोजेक्शन कर रहा हूँ उसका तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेंथ है इस लेंथ के हिसाब से तो परछाई बनेगी। लेकिन जिसके ऊपर मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूँ वो कितनी भी लंबी हो, परछाई तो इतनी ही बननी है, परछाई तो इतनी बननी है ना। तो चाहे से मैं वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन करूँ तो भी परछाई इतनी बन रही है। और चाहे से मैं इसको वेक्टर ना लेके इसको आर पार एक लाइन ले लूँ तो भी परछाई तो इतनी बन रही। तो जिसके ऊपर अपन प्रोजेक्शन कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता कि हम लाइन के ऊपर कर रहे हैं या किसी दूसरे वेक्टर पे कर रहे हैं। तो हमने पर्टिकुलर ली थोड़ा और समझ के हिसाब से वेक्टर के ऊपर ही प्रोजेक्शन कर दिया। वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन करने से हमारा डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक मीनिंग भी यहाँ से कवर होगा कि डॉट प्रोडक्ट का एक्चुअल ज्योमेट्रिक मीनिंग होता क्या है। वैसे हमने इंट्रोडक्शन में कल भी कवर किया था, आज फिर से वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इन शॉर्ट बात करूं तो एक बार रफली बात करता हूं। अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं और दो वेक्टर्स हैं, लाइक दिस, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ए का बी पर प्रोजेक्शन होता क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सर ये इसका मतलब क्या होता है ये बताओ आप तो, इसका मतलब क्या है, पूछना क्या चाह रहा है ये। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, वेक्टर बी पर वेक्टर ए की जो परछाई पड़ रही है उस परछाई की लेंथ, उस परछाई की लेंथ, समझ आया। ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो आप देखो अगर वेक्टर ए से वेक्टर बी ऐसे, तो इस पर जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है उसकी लेंथ कुछ यहां से लेकर यहां तक होगी, बोलो। तो ये जो लेंथ है, लेट से इसको मैंने ओ मार्क कर दूं और हाल फिलहाल के लिए लेट से इसको मैं बी मार्क कर दूं और इसको ए मार्क कर दूं, तो ओ से लेके बी तक की लंबाई तो है प्रोजेक्शन। तो इसके वैल्यू में लिख सकता हूं इक्वल टू ओ बी, बस खत्म। लेंथ बतानी है भाई कितनी लंबी परछाई है,
समझ आया? फॉर एग्जाम्पल एक खंबा है, रोड पे खड़ा है। अब उसकी खंबे की परछाई जो गिर रही है रोड पे, उसकी लंबाई क्या है? जो भी उसकी लंबाई होगी, जैसे मान लो 8 फीट इसकी लंबाई है, उस शेडो की लंबाई। खंबे की लंबाई और भी हो सकती है, खंबे की लंबाई तो ज्यादा भी हो सकती है ना, लेकिन शेडो की लंबाई क्या आ रही है? 8 फीट। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रोजेक्शन ऑफ खंबा ऑन रोड इक्वल टू 8 फीट। अब समझ आया ना? प्रोजेक्शन बोले तो शेडो की लंबाई, शेडो की लंबाई। ठीक है ना? ये होता है प्रोजेक्शन। अब किसी ने कहा इसी पोजीशन में बी की ए पर बताओ। भाई रोड की खंबे पे बताओ, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल होगा? जब रोड के नीचे सूरज आएगा, तब भी तो उसकी परछाई उस पर पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। भाई सूरज तो ऊपर ही आएगा, तो खंबे ही रोड पे आएगी। लेकिन अब ये 3D स्पेस की बात हो रही है, तो 3D स्पेस में तो पाताल लोक भी होता है। तो उसमें हमने मान लिया नीचे से सूरज आ गया, तो रोड की अब खंबे पे परछाई बताओ। कुल मिला के बी की ए पर बताओ। तो बी की ए पर अगर परछाई चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ए को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब बी की ए पर अगर आपको परछाई चाहिए, तो फिर अब आपको ये लाइन नहीं ले सकते आप आर पार। अब आपको फिक्स करना पड़ेगा, साहब बी मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, वेक्टर ही होना चाहिए, है ना? आप जिस पर परछाई डाल रहे हो वो लंबी चौड़ी हो सकती है, लेकिन जिसकी परछाई डाल रहे हो वो तो फिक्स होगा ना। तो आपने ए की बी पर डाली, तो ए फिक्स था। चाहे से बी इतना हो या आगे हो, फर्क नहीं पड़ता। और जब आप बी की ए पे डाल रहे हो, तो बी फिक्स होना चाहिए, है ना? चाहे से ए जितना दिख रहा है उतना हो, चाहे से आगे हो। तो आगे करना पड़ेगा, तभी तो परछाई गिरेगी। तो इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। अब इसको लाइन मान लेता हूँ। पहले इसको लाइन मान लिया हर बार, अब उसको लाइन मान लेता हूँ। आगे एक्सटेंड हो गई, लाइन तो एक्सटेंड हो सकती है ना। अब मैं जहां पे बी वेक्टर खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इससे इसके ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, जैसे पहले मैंने यहाँ जहां पे ये खत्म हो रहा था उससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब जहां पे ये खत्म हो रहा है उससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, लगभग ऐसे बन रहा है ये, अंदाजे से। ठीक है? तो अब यहां से लेकर और यहां तक ये लंबाई जो देख रहे हो, ये लंबाई हो जाएगी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। वेरी क्लियर? वेरी क्लियर। अब ये तो मीनिंग हो गया, अब निकालते कैसे? दोनों में पूछ ले, दोनों में निकाल लो। ये लंबाई भी निकाल लो, फिर तो दोनों ही वेक्टर होने चाहिए, ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस है। अरे हम ऑनलाइन से पढ़ेंगे ही नहीं, हम ऑन वेक्टर से ही पढ़ेंगे, भूल जाओ। हाँ, देखो, हम वेक्टर को तो लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर की तो मैग्नीट्यूड फिक्स होती है। लेकिन हम जिस पर परछाई डाल रहे हैं, उस केस में जिस पर हम डाल रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है वो मायने नहीं रखती है। तो जब हम ए की बी पर डाल रहे हैं, तो मानते में वेक्टर बी फिक्स है, लेकिन हम बी पर डाल रहे हैं ना, तो उस केस को सॉल्व करने के लिए हमने बी को लंबा कर दिया, क्योंकि उस समय बी की लंबाई कितनी है मायने नहीं रखती। और जब बी की ए पे डाल रहे हैं, तो ए की लंबाई कितनी है वो मायने नहीं रखती, फिर बी की लंबाई मायने रखती है। समझ गए? क्लियर है ना भाई? ऐसे मान लो, जब ए की बी पर परछाई डालेंगे, तो बी को वेक्टर ना लेके लाइन मान लेंगे, जो आगे पीछे कहीं भी एक्सटेंड हो सकती है। और जब बी की ए पर परछाई लेंगे, तो ए को एक लाइन मान लेंगे, तब बी को फिक्स कर लेंगे। होने में तो दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन हम जिस पर डाल रहे हैं उसकी लंबाई मायने नहीं रखती, इसलिए हमने उसको एक्सटेंड कर दिया, छोटा कर दिया, जो चाहे वो कर दिया। क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? ओके, अब ये निकालते कैसे हैं? इसका कोई फॉर्मूला हो तो फॉर्मूला बता दो। ठीक है, तो फॉर्मूला निकालने के लिए मैं, वैसे तो नोट्स में लिखा हुआ है, बट एक बार अपन रफली सॉल्व करें। सो लेट्स से वेक्टर है, पहला वाला एग्जांपल लेते हैं। वेक्टर है, वेक्टर बी, इसकी लेंथ जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो मैं मार्क कर देता हूँ पिछली बार की तरह, ये ओ है, ये पॉइंट वाला, ये पॉइंट ए ले लो, और ये वाला पॉइंट बी ले लो। अभी मैं पहला केस ले रहा हूँ, ए ऑन बी ले रहा हूँ, अभी मैं बी ऑन ए नहीं ले रहा हूँ, ए ऑन बी ले रहा हूँ, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो किसी ने पूछा प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, निकाल के दिखाओ, वो लेंथ निकाल के तो दिखाओ कितनी लेंथ निकलती है। तो ऐसे तो ना स्केल लेके नापेंगे, कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। तो उसके लिए ये ओ से लेके ये बी तक की लंबाई आपको चाहिए, तो ये लंबाई ओ बी है। ये लंबाई क्या है? ओ बी। शायद बुक्स के अंदर इस लंबाई को पी मार्क कर दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई इसको क्या मार्क कर दिया गया? पी फॉर प्रोजेक्शन। तो ओ बी लिख लूँ या स्मॉल पी लिख लूँ? कुल मिला के ये ओ बी या स्मॉल पी जो भी कह लो, ये क्वेश्चन मार्क के पता करना, ये हमारा टास्क है। ओके, अब हाउ टू फाइंड दिस, दिस लेंथ, है ना? तो एक बार के लिए से मान लो, मान लेते हैं कि इनके इसके और इसके बीच का एंगल थीटा है। क्योंकि जब भी अपन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट डॉट प्रोडक्ट से निकल गया है, तो उसके बीच का एंगल भी मायने रखता है। अभी देखेंगे उस एंगल का क्या होता है ना। लेट्स से इन दोनों के एंगल के, इन दोनों फैक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब एक बार कॉस थीटा निकालो।
देखिए क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो है OB, या P भी लिख सकता हूं मैं, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, OA, राइट। अब जो OB है वो तो आपको निकालना है, तो उसको तो एज इट इज रहने दो, cos थीटा इक्वल टू OB तो आपको निकालना है, इसको तो छोड़ो मत। लेकिन जो OA है, O से लेके A तक की जो लंबाई है, ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है या नहीं है, बताओ। जब मैं उसको लाइन सेगमेंट कह रहा हूँ तब तो मैं इसको OA कह रहा हूँ, लेकिन जब उसको वेक्टर के नजरिए से देख रहा हूँ तो वेक्टर की लेंथ है वो, तो लेंथ का मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। भाई हमारे सिस्टम में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और उसका मैग्नीट्यूड उस लाइन सेगमेंट की लेंथ है ना, तो लेंथ को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिख सकता हूँ। अब मुझे इसमें से क्या निकालना है, OB। OB मेरा टास्क है निकालना, तो OB की वैल्यू क्या हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू कॉस थीटा। ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू कल निकाली थी बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकाला था। वो क्या आया था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा को मैं अगर एक्सपैंड करूं तो वो आएगा A.B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। ऐसे ही तो cos थीटा को डिफाइन किया था कल हमने, याद करो। अब यहाँ से ये और ये तो कट गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ये स्केलर है, स्केलर स्केलर से स्केलर कर सकता है, बचा क्या, वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन सीखी है कि अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर निकलता है। तो इतना पार्ट बी कैप हो जाएगा, बी का यूनिट वेक्टर, इतना पार्ट क्या हो जाएगा, बी कैप। फाइनल आंसर इज वेक्टर ए डॉट बी कैप इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी। आंसर ये है फाइनली उसकी परछाई की लंबाई। वेक्टर है तो पूरा लो, लेकिन जिस पर परछाई डाल रहे हो उसका यूनिट वेक्टर ही लो, और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालो। वो जो लंबाई, वो जो डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, न्यूमेरिक क्वांटिटी होती है, तो वो जो स्केलर क्वांटिटी आएगी वही उस परछाई की लंबाई होगी, अगर ए ऑन बी निकाल रहे हो। और इन केस बी ऑन ए निकाल रहे हो तो जस्ट उल्टा करो, अब वेक्टर भी तो पूरा लो और ए का यूनिट वेक्टर ही लो। यानी जिसकी परछाई है वो वेक्टर तो साफ पूरे आएंगे क्योंकि उसकी लंबाई मायने रखती है, लेकिन जिस पर गिर रही है उसकी लंबाई मायने नहीं रखती, नहीं है, तो उसका केवल यूनिट वेक्टर आएगा और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा। वेरी इजी। ए ऑन बी, ए डॉट बी कैप, बी ऑन ए, बी डॉट ए कैप। आपको वेक्टर है और वेक्टर भी ऑब्वियसली गिवन होंगे, ये है वेक्टर है, ये है वेक्टर बी। आप ए की बी पर प्रोजेक्शन बताओ। तो आपको ए तो गिवन है, उसको एक बार उस साइड में रहे, बी का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर निकाला पिछली एक साइड में खूब सीखा है अपन, उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके उसका बी कैप आ गया। अब एक को उठाओ और बी कैप को उठाओ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दो, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, वही प्रोजेक्शन। समझ आया, क्लियर है। अब इसको नोट्स में देख लें, क्लियर है ना प्रोजेक्शन, ठीक है। देखो, हेयर लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, इसको रीड आउट करते हैं, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हो गया। तो अब इधर तो लिया है मैंने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और इधर लिया है मैंने प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। दोनों को थोड़ा सा साइमल्टेनियसली देखते जाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए ऑन बी में मैंने, आप देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसकी परछाई ओ बी हो जाएगी। और बी ऑन ए के केस में देखो, ये वेक्टर ओ बी है, मतलब बी वेक्टर है, और वेक्टर ए वैसे तो यहीं तक था, लेकिन परछाई डालने के लिए मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि जिस पर हम डाल रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है मायने नहीं रखती, उसको तो लाइन मान लिया जाता है। तो इसकी जो परछाई है, मतलब परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ हुआ तो इसकी परछाई ओ सी होगी, क्या होगी, ओ सी। इसकी परछाई तो ओ बी, और चाहो तो उसको और आगे तक एक्सटेंड कर दो, है ना। इसकी परछाई क्या हो जाएगी, ओ सी। तो यहाँ पे ओ बी की लेंथ निकालनी है ए ऑन बी के केस में, और बी ऑन ए के केस में ओ सी की लेंथ निकालनी है, हमारा टास्क है। इधर आओ। अब cos थीटा को मैंने, जैसे अभी मैंने नोट्स में जो बताया ना, करीब अभी रफली जो बताया ना, करीब करीब वही है। तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। ओ बी तो पता करना है, इसको तो छेड़छाड़ करो मत। ओ ए को मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, यहाँ से ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, दिस इंटू दिस। अब cos थीटा को फला लो, फला लो मतलब एक्सपेंड कर लो। cos थीटा को एक्सपेंड किया तो देखो, हम चाहें तो इसको भी एक फॉर्मूला की तरह याद कर सकते हैं कि ए ऑन बी का प्रोजेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। लेकिन ये डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला गिवन नहीं है अभी, और उसको एक्सपेंड करो। मान लो किसी क्वेश्चन में कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्ट ए ऑन बी के इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के जिसका प्रोजेक्शन है जिस पर, उसका तो मैग्नीट्यूड लेना है और फिर कॉस थीटा से उसको मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। बी ऑन ए होगा तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। आओ,
तो और इसको और आगे एक्सपेंड कर दिया, तो क्या किया मैंने, cos थीटा की वैल्यू रख दी। हमने पिछले टॉपिक्स में कल के इंट्रोडक्टरी क्लास में सीखा था कि cos थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इस फॉर्मूला से निकालते हैं। शायद इससे पिछली एक्सरसाइज में ही सीखा, नहीं इसमें ही सीखा, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस इसमें हुआ है। तो यहाँ से क्या हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, ये बच गया इतना पार्ट, और फिर इसको एक्सपैंड कर दिया, ये बी कैप होता है ना, या फिर एक बार इसको अलग कर दिया, ए डॉट और इतने पार्ट को अलग लिख दिया तो अब ये बी कैप होता है, ये पिछले एक्सरसाइज से हम जानते हैं। तो फाइनली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी आ चुका है, वेक्टर ए डॉट बी कैप। ठीक है, अब जो उल्टा केस है उसमें ज्यादा एक्सपेंशन नहीं किया, मतलब डेरिवेशन नहीं किया है हमने, डायरेक्ट आंसर लिखा है। इधर आओ, बी ऑन ए में हम क्या करेंगे, ओसी निकालना है। तो ओसी में अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ओबी निकालना था तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा था, या जिसका निकाल रहे हैं उसका कॉस थीटा। चाहो तो इन दोनों के लिए फॉर्मूले ये भी याद रख सकते हो, ब्रैकेट्स में तो इसको भी क्लोज किया हुआ है, ब्रैकेट्स में जो क्लोज करते हैं वो फाइनल फॉर्मूला है। ओके, सो एक तरीके से जिसका वेक्टर सॉरी जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड ले लो और उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ज्यादा एक्सपेंड करें तो वो तो बता ही दिया कैसे एक्सपेंड हो रहा है, इसको डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं हम। तो बी वैक्टर इंटू ए कैप हो जाएगा, बी वैक्टर पूरा इंटू ए कैप, डन। बी वैक्टर पूरा इंटू ए कैप, ये हो जाएगा हमारा ओसी। इसको फिर एक्सपेंड, जैसे ये फाइनली उधर जाके कैसे बना, इसको हमने डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं किया, डायरेक्टली लिख दिया और लगा के, इसको करो तो वैसे का वैसा आंसर हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू रख दो वापस, वेक्टर बी से वेक्टर बी कट जाएगा, वेक्टर ए नीचे बचेगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नीचे बचेगा, तो वो ए कैप हो जाएगा। ठीक है, डन, प्रोजेक्शन कंप्लीट। अब आ जाओ ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वैसे तो हम पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में ही कर चुके हैं, लेकिन नोट्स में अभी यहाँ पे आया है ना। पहले मतलब नोट्स में केवल ये आया है कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, ए डॉट भी निकालते कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। लेकिन अब ज्योमेट्रिक मीनिंग अब आया है, तो बता दिया था मैंने, तो कल ही बता दिया था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक मीनिंग ये होता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट पर आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम करने के बाद उनका अब जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, उनका 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 गुणा कर दो, वही उनका डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, पढ़ते हैं। द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ज्योमेट्रिकली मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, लेकिन आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन, भाई दो लाइन सेगमेंट्स होती है उनका मल्टीप्लीकेशन करता है तो उनकी लेंथ का मल्टीप्लीकेशन करता है, लेकिन अभी वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड मैटर भी करता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, उनके मैग्नीट्यूड का ही प्रोडक्ट कहलाएगा पहली की बारी की तरह, लेकिन डायरेक्शन का भी तो कुछ करो, डायरेक्शन सेम करनी पड़ेगी। डायरेक्शन सेम करने के लिए या तो ए का बी पे प्रोजेक्शन करना पड़ेगा या बी का ए पे। अभी जैसे मैंने प्रोजेक्शन कर दिया तो वो परछाई आ गई, तो परछाई उसी वेक्टर पे जा रही है, तो वेक्टर बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, परछाई भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। अब इस पोजीशन में जो दोनों की लंबाई है, ये लंबाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही इनका डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, ए डॉट बी कहलाता है। ठीक है, क्लियर। चलो वापस इसको ज्योमेट्रिकली थोड़ा देख लेते हैं, आ जाओ। जैसे कि इस ये वाला केस लो, तो वेक्टर बी ये है, वेक्टर ये ए ये है, किसी ने कहा इसका डॉट प्रोडक्ट करके दिखा, तो आप क्या कहोगे, यार डॉट प्रोडक्ट के लिए दोनों की डायरेक्शन सेम करनी पड़ेगी। तो आपकी इच्छा है, चाहे से आप बी ऑन ए करो या ए ऑन बी प्रोजेक्शन करो, तो ए ऑन बी कर दिया मैंने, कर दिया, तो ये वेक्टर आ गया, लेट से इसको वेक्टर पी कह दो। अब इस वेक्टर पी और इस वेक्टर बी की डायरेक्शन सेम है ना, बस इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर लो, वही ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हेयर ए डॉट बी क्या होगा, देखो ध्यान से, वही लिखा हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जो वेक्टर मिला, जो लेंथ मिली, सॉरी, प्रोजेक्शन इज ए लेंथ, प्रोजेक्शन इज ए लेंथ, और जिस पर हम डाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड या उसकी लेंथ का क्या करना है, गुणा कराना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोजेक्शन अभी अभी हमने सीखा था, ऐसे निकालते हैं ए का, इस पे प्रोजेक्शन ऐसे तो निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, ऐसे तो निकालते हैं। अब इसको और इसको तो रख दो, यहाँ पे कॉस थीटा को रख दो आगे, तो आ गया ना ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। कल डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा था, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, आज उसको डिराइव कर लिया ऐसे, मान लो, समझ गए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर ऑलरेडी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर बी की ऑलरेडी डायरेक्शन सेम है, तो बस फिर कुछ नहीं करना, फिर प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन बाहर में गया, इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। और आप कहोगे नहीं नहीं इसको फॉर्मूला से बताओ, तो ठीक है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो कॉस थीटा लगा दे ले, कॉस थीटा 0 कॉस 0 कॉस 0 1, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो बचेगा,
कल सीखा भी था कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट उन्हीं के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। ठीक है ना, क्लियर है भाई। ये केस तो लिया है मैंने, डायरेक्शन सेम करी है। ये केस मैंने लिया डायरेक्शन सेम है तो करी है, तो प्रोजेक्शन नहीं करनी पड़ रही है, डायरेक्शन सेम नहीं है तो प्रोजेक्शन डाल के डायरेक्शन सेम कर। इधर करी कराइए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दे मैग्नीट्यूड्स को, डन। ये ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। चलो तो फाइनली दिस टॉपिक इज ओवर एंड नाउ वी आर अप टू टू इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज रेलेवेंट टू स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट्स या उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज हमारे मैथ्स वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में, कॉची स्क्वाश इनइक्वालिटी और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जिसे हमको सीखना भी है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो स्टेट करना होता है, स्टेटमेंट देना होता है, नहीं तो प्रूफ आ जाए तो देखो कॉची स्क्वाड्स तो 2 नंबर में आएगा अगर प्रूफ आता है, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी 3 में आएगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है। तो या 2 में भी आ जाए, कह नहीं सकते है ना। क्या ये इसको लगाना नहीं, इसको बस प्रूव करना होता है और फिर याद रखना होता है कि ऐसा होता है। और सरल सी बात है, अभी मैं बताऊंगा तो आप कहोगे यार कॉमन सेंस ये तो होगा ही ना सर, लेकिन इसको प्रूव करना है मैथमेटिकली विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, है ना। देखो ये क्या कहता है, पहले कॉशी स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की बात करते हैं। कॉशी स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी नाम कैसे पड़ गया भाई, ऐसा खतरनाक सा। कॉशी और स्क्वार्ट्ज नामक मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया, जैसे पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने डेवलप किया, तो ये दो नाम है ना। तो ठीक है, आ जाओ। क्या कहता है ये स्टेटमेंट, तो आपको ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब बताओ ये क्या कहता है, उसका मतलब बताओ। देखो मुझे एक चीज बताओ, वेक्टर के आगे ये डंडे लग जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन कोई स्केलर है, स्केलर मान लो एक्स है, उसके आगे डंडे लग जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस। वेरी गुड। वेक्टर के आगे डंडों का मतलब मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड, एक्स तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही है ना, उसके आगे डंडा लग जाए तो उसका मतलब है कि मॉडुलस करो, उसका माइनस साइन छीन लो। इधर ऐसा मीनिंग नहीं है कि माइनस साइन छीन लो, ये तो वैसे ही पॉजिटिव ही आएगा, माइनस में आएगा ही नहीं, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है। ये अगर पॉजिटिव नेगेटिव तो उसका माइनस। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ए डॉट बी क्या है, स्केलर या वेक्टर। वेक्टर क्यों है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर है ना। तो इसके आगे मैंने डंडा लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, मॉडुलस, क्योंकि ये स्केलर है, ये स्केलर है ना। और इसके आगे डंडा लगाओ तो है मैग्नीट्यूड, इसके आगे भी डंडा लगाओ तो ये मैग्नीट्यूड। तो ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। ए डॉट बी तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड बन जाता है प्रोडक्ट करने के बाद। तो मैं क्या करूंगा, ये मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी, ये यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी है, ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी है। समझ आया, सारी बातें क्लियर है। ये तीन चीजें नहीं समझ आई तो फिर मैं तो इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाऊंगा। एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो वेक्टर ए है 2 y कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, वेक्टर बी है i कैप प्लस j कैप माइनस 2 k कैप। ओके, अब अगर मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालो, तो आप ऐसे निकाल लोगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कुछ भी आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालो तो आप उसका भी निकाल लोगे। मैंने कहा ए डॉट बी निकालो, तो ए डॉट बी कल डॉट प्रोडक्ट करना सिखाया था, उनके स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट ही तो करते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट करना सिखाया था ना। तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, और -8, 2 + 3 5, 5 - 8 इज -6। तो देखो डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव भी निकल के आया ना, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ सकता है, नहीं। और ये स्केलर बन गया अपने आप, लेकिन वेक्टर के आगे ये डंडा लगने से वो स्केलर बना है ना। और इसके आगे कोई डंडा लगाना पड़ा क्या, वैसे ही स्केलर बना। इधर तो वेक्टर के आगे डंडे लगाए तब स्केलर क्वांटिटी मिली, लेकिन ए डॉट बी कोई डंडा नहीं लगाए लेकिन फिर भी स्केलर है। तो अब अगर इसके आगे डंडे लगा दूं तो इसका मतलब है मॉडुलस करना, और उसके आगे डंडे क्या लगाना, वो तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा। अगर आप एक और मॉडुलस के डंडे लगा दो तो क्या ही फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो सिंगल वेक्टर के आगे अगर डंडे लगे हुए हैं तो वो मैग्नीट्यूड है, लेकिन किसी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के आगे डंडे लगे हुए हैं तो वो मॉडुलस है। अभी क्लियर है। तो कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ये कहती है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करके उसका मॉडुलस कर दें, मॉडुलस कर दें मतलब माइनस साइन को अवॉइड कर दें, अब जो भी वैल्यू है उसको एनालाइज करो। तो उन्हीं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से वो वैल्यू या तो छोटी होती है या बराबर होती है, बड़ी नहीं हो सकती। यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कभी भी उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से बड़ा नहीं होगा, पर डॉट प्रोडक्ट का आप माइनस साइन छीन लेना, मॉडुलस मॉडुलस को ही आप थोड़ा सा देखना। तो याद तो हो गया क्या, क्या
तो ऐसे बोलो मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट बी, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। या फिर सरल सी भाषा में याद रखें तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट माइनस साइन छीनने के बाद उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता। ये तो हो गई इनइक्वालिटी। अब हाउ टू प्रूव दिस, हाउ टू प्रूव दिस, तो देखो बड़ा सरल सा प्रूफ है। मुझे पता है ए डॉट बी ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा। मैंने दोनों साइड मॉडुलस ले लिया, इस साइड भी इस साइड भी। तो इस साइड तो नेगेटिव वैल्यू आने के चांसेस थे, तो मैंने मॉडुलस ऐसे ले लिया, ले लिया। अब इस साइड आ जाओ, ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिव हो सकता है तो cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, तो नेगेटिव हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है। तो अगर कोई नेगेटिव हो सकता है तो ये, तो जब मैं टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स लूंगा ना, तो यहाँ तो बेशक डंडे लग जाएंगे, इस साइड केवल इस पे डंडे लगेंगे क्योंकि वो तो वैसे ही पॉजिटिव है, और इस साइड इस पे डंडे लग रहे हैं तो उस डंडे का मतलब यहाँ पे मॉडुलस है। ठीक है, ले लिया मैंने मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। ये लो, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मॉडुलस ऑफ cos थीटा, इसका मीनिंग। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू क्या होती है हम सब जानते हैं, cos थीटा ऑलवेज वेरीज फ्रॉम -1 to 1, -1 या 1 के बीच में वेरी इसकी रेंज होती है। तो अगर cos थीटा की रेंज ये होती है तो सोच के बताना मॉडुलस ऑफ cos थीटा की रेंज क्या होगी। मॉडुलस का मतलब अब आप नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकते, तो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। भाई जो वैल्यूज कल तक -1 से 1 तक वैरी कर रही थी, 0 बीच में था, अब आप मॉडुलस नहीं ले रहे हो तो ये पार्ट तक खत्म हो गया ना, मॉडुलस ले रहे हो तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक वैरी करेगी। तो मॉडुलस कॉस थीटा इस पार्ट की वैल्यू हमेशा 1 से या 1 से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी, बड़ी होगी। तो कुल मिला के 1 से तो छोटी होगी, इसके हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब एक काम करो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी एक, सब स्केलर क्वांटिटीज हैं यहाँ पे। तो स्केलर क्वांटिटीज में तो हम किसी को नीचे ऊपर लेके जा सकते हैं ना भाई, इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट को मैं इधर ले जाऊं एक बार के लिए, उधर क्या बच जाएगा, मॉडुलस कॉस थीटा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कुछ इस तरीके से कि इसके नीचे में मैंने इस पार्ट को ले गया तो ये ऐसे बन गया और इधर में। अब आप cos थीटा की जो वैल्यूज को एनालाइज कर रहे थे, आपने क्या एनालाइज किया कि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक वेरी करती है, तो मॉडुलस cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करेगी। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि ये, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स लेता हूं मैं ना, ये इसके बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है, लेट्स से दिस इक्वल टू दिस, LHS इक्वल टू RHS। अब अगर इसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, तो ये तो इसके बराबर था, तो इसकी वैल्यू भी 1 या 1 से छोटी होगी, होगी ना। जब दोनों बराबर हैं तो जो ये काम करेगा वो ये काम करेगा, करेगा। अब आओ यहाँ पे, cos थीटा मॉडुलस cos थीटा की वैल्यू 1 या 1 से छोटी थी, तो ये भाई साहब तो इसी के बराबर है ना, तो इसकी वैल्यू भी 1 या 1 से छोटी होगी, होगी ना। तो मैंने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में इसको तो बाहर में जाओ, भैया तेरी वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 या 1 से छोटी हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, दिस इक्वल टू 1 या 1 से छोटी। ये समझ में आया ना कि ये अचानक से ये कैसे में चेंज हो गया। ये एक्चुअली cos थीटा की वैल्यू है, cos थीटा की रेंज है ये, 1 या 1 से छोटी। ऐसे लिख लो कि इसकी रेंज मैंने कॉपी पेस्ट कर ली, या उस तरीके से भी मैंने समझा दिया। अब आप जो उसको इधर लेके आए थे वापस वहां भेज दो, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गई, ये की ये चीज बच जाएगी और हो जाएगी हमारी प्रूफ कॉशी स्क्वायर इनइक्वालिटी। तो ये इसको उधर मैं भेज दूं, तो ये पार्ट तो इधर रह गया, उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ये हमारी इनइक्वालिटी थी जिसको प्रूव करना था, हो गया। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी चलते हैं, जो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है ना। इनइक्वालिटीज में इसमें थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा, जैसे अभी इसमें भी इनइक्वालिटीज का गेम खेला अपन ने, रेंज का। चलो जी, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी लेकिन समझने में इससे आसान है, ट्राइंगल की बात करेगा बस, दैट्स इट, ट्राइंगल की बात करेगा। ये इनइक्वालिटी तो है, इसको एक बार भूल जाओ, इधर आओ। आप यहां से यहाँ गए, यहां से आप श्याम मंदिर गए, और श्याम मंदिर से आप SBI गए, दीनदयाल कॉलोनी में। और एक रास्ता कहीं से किसी ने डायरेक्ट बता दिया यार 2 बार में क्यों जाता है, तू डायरेक्ट चल जाएगा ऐसे, एक रास्ता और चोर रास्ता निकाल लिया किसी ने बीच का,
चोर रास्ता बोलते हैं ना, जो कोई नहीं, चोर रास्ता मतलब जिसके बारे में कोई नहीं जानता, ज्यादा लोग नहीं जानते, उसको बोलते हैं चोर रास्ता। ठीक है। अक्सर लोग बाग टोल बचाने के लिए ऐसे रास्तों से जाते हैं, जैसे हाईवे से जाएंगे तो टोल टैक्स लगता है, तो लोग बाग चोर रास्ते से चले जाते हैं ऐसे घूम के। चलो ठीक है। एनीवेज इधर आओ। अब मुझे एक चीज बताओ, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये जो रास्ता है, ये इन दोनों के सम से बड़ा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? आप खुद सोचो। ये इनसे छोटा ही रहेगा, तभी तो इसका नाम चौर रास्ता है। ज्यादा से ज्यादा ये इनके बराबर हो सकता है। भाई ऐसा हो सकता है कि इधर से गए और इधर से गए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इससे अच्छा उधर से ही चले जाते, मेन हाईवे से चले जाते। और थोड़ी हमारी किस्मत अच्छी है तो छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी वो चौर रास्ता इससे बड़ा नहीं हो सकता। और ट्राइंगल में भी हमने सीखा है कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो इन दोनों साइड्स का जो सम होगा वो इस तीसरी साइड से बड़ा होगा, नहीं होगा? ठीक है। सर बराबर वाला केस भी बता दो। बराबर वाला केस ऐसे होगा कि ये वेक्टर ए था यहां से लेके यहां तक, और इसी के आगे कंटिन्यूअसली वेक्टर बी था यहां से लेके यहां तक। तो अब वेक्टर ए प्लस बी यहां से लेके यहां तक होगा। तो ये जब ट्राइंगल ना बन के स्ट्रेट लाइन बने तब बराबर वाला केस है, और ट्राइंगल बन जाए तो वो लेस देन वाला केस है, लेकिन बड़ा ग्रेटर देन वाला केस तो ये कभी हो ही नहीं सकता। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहती है, आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ दिया, ये वेक्टर ए प्लस बी माना जाता है, ये वाला वेक्टर माना जाता है ए प्लस बी, मतलब ये वाला वेक्टर। तो इस वेक्टर की जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो इस वेक्टर की लेंथ और इस वेक्टर की लेंथ के सम से, जोड़ से छोटी या बराबर होगी, बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। सिंपल सी भाषा लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस लेंथ और इस लेंथ के जोड़ से, सम से, प्लस से छोटी होगी या बराबर होगी, बड़ी कभी नहीं हो सकती। चौर रास्ते की लंबाई कभी बड़ी नहीं हो सकती। अब इस बात को प्रूव करना है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी समझ में आ गई? प्रूव कर दें हम। अब प्रूव करने के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग जाना पड़ेगा। मुझे एक चीज बताओ, हमने सीखा था कि किसी भी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट करा दूं, जैसे ए डॉट ए करा दूं तो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। कल सीखा था क्या? जैसे बी डॉट बी करा दूं तो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि ये होता है। तो अभी मैं क्या करा रहा हूं, ए प्लस बी, वैक्टर ए प्लस बी जो है, उस वेक्टर ए प्लस बी का उसी से डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा फॉर सम रीजन। तो वो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, यानी ए प्लस बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ऐसे है, उसका स्क्वायर होगा। होगा। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मैंने गलत थोड़ा ना लिखा है। अब कई बार किसी चीज को प्रूव करने के लिए हमको डिफरेंट स्टेटमेंट्स भी तो लिखते हैं, तो ये वी नो दैट करके मैं लिख सकता हूँ ना। मैं इस एलएचएस पार्ट को लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ, आरएचएस, सॉरी नॉट एलएचएस। सर इसको यहाँ क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी में ये आर एच एल एच एस, समझ गया, यानी इस पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है। इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी होगा ही होगा। हो गया। आ जाओ। तो आप तो नहीं आने वाले थे आज, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। नाउ हैव अ लुक एट दिस कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी को हमने कल डॉट प्रोडक्ट करने के हमने तरीकों को भी सीखा था कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस एंड प्लस दिस इंटू दिस होता है। तो कैसे करेंगे, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस, ये तो डॉट प्रोडक्ट की एक तरीके से डेफिनेशंस का पार्ट है, बी डॉट बी। अब क्योंकि मुझे इसको तो छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली से मैच हो रहा है, हमको आरएचएस में सॉल्यूशन करने सारे। ठीक है। तो आरएचएस में मैं और थोड़ा सा सॉल्यूशन करूँ तो किसी भी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, इधर भी हो जाएगा उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव भी होता है। तो ए डॉट बी करूं या बी डॉट ए करूं, वी विल गेट द सेम थिंग, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी लिख दूं, जब दोनों सेम ही है तो अलग अलग क्या लिखना। अब यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा सा ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। मुझे एक चीज बताना, मैंने एक नंबर का मॉडुलस किया, तो वो मॉडुलस, और एक जगह मैंने उसका मॉडुलस नहीं किया, मतलब अभी तो ओरिजिनल नंबर है और यहाँ मॉडुलस है।
तो इसका मॉडुलस खुद से छोटा कभी भी नहीं हो सकता, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। सोच के देखो। फॉर एग्जाम्पल, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव नंबर लो। एक बार नेगेटिव नंबर लेता हूं, -5 और -5 ले लिया। नेगेटिव नेगेटिव ले लिया, तो मॉडुलस लिया, तो नेगेटिव और -5 5, तो 5 इससे बड़ा है। अब पॉजिटिव लो, ये तो पहला केस। पॉजिटिव लो, लेट्स से 5 ले लो, 5 5। अब इसका मॉडुलस लो, तो 5 इक्वल है। तो एक किसी नंबर का मॉडुलस अपने खुद से ही, किसी का भी मॉडुलस खुद से ही बड़ा या बराबर होगा, छोटा कभी भी नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। तो एक काम करता हूं मैं, मुझे एक चीज बताओ। ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मॉडुलस खुद से, अभी अभी मैंने क्या कहा, बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। आवाज मत करो, और फोन्स को अंदर रखो, बिल्कुल बैग्स के अंदर पैक कर दो। मेरे को दिखना नहीं चाहिए किसी का भी फोन क्लास के अंदर। जब्त कर लूंगा मैं, दूंगा नहीं। बुक्स निकालो और बुक्स में खो जाओ, जितना भी टाइम मिलता है फोन्स में खोने की बजाय। ए डॉट बी का मॉड्यूलस ए डॉट बी से ग्रेटर होगा या बराबर होगा, लेस देन कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये एलएचएस है या आरएचएस है? तो अगर मैं इसमें, अगर मैं, अच्छा इसको उल्टा लिखो एक बार। इसको उल्टा लिखो, ए डॉट बी यहाँ लिख दो, और लेस देन इक्वल टू लिख दो। फिर मैं उल्टा करते ही साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे मॉडुलस कर दो। कर दिया मैंने। अब मैं इस पार्ट में और इस पार्ट में दोनों में ये वाली क्वांटिटीज ऐड कर दूं। कर दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो क्या इनइक्वालिटी मिली मुझे? मुझे कुछ ऐसी इनइक्वालिटी मिली, ये पार्ट इस पार्ट से छोटा होगा या बड़ा बराबर होगा, है ना। अब ये पार्ट एज इट इज वहां पर है मेरे पास, चेक करो। टू नहीं है, सॉरी टू नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, टू पहले ही लगा दो। ये टू, ये टू। भाई जब ओरिजिनल ओरिजिनल से बड़ा होगा तो दोगुना भी दोगुना से बड़ा होगा, तो अब यहाँ पे भी टू लगा हुआ है। अब ये पार्ट देखो एग्जैक्टली उससे मैच कर रहा है। तो इसकी वैल्यू, ये उधर ही तो है, ये वही वाली तो वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू इससे बड़ी या छोट, या तो छोटी है या बराबर है है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी अभी आपने कॉशी इनइक्वालिटी भी प्रूव करी करिए नहीं करी? उसमें हमने क्या सीखा है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से छोटा या बराबर होता है। तो यही तो है वो, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस। तो ये पार्ट इनके मैग्नीट्यूड से छोटा या बराबर है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पार्ट इनके मैग्नीट्यूड से छोटा या बराबर है, तो ये पूरा पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी है, से छोटा है बराबर नहीं होगा क्या? अगर ये एक टीम है ना, टीम में तीन प्लेयर्स हैं, एक दो तीन। अब एक जो प्लेयर है वो इससे छोटा या बराबर है, तो ये पूरी टीम इस टीम से छोटी या बराबर नहीं होगी क्या? ये दोनों दो प्लेयर सेम कर दिए, और एक इस प्लेयर की वैल्यू लिख दी। इस प्लेयर की वैल्यू क्या थी? इससे छोटी या बराबर थी, तो इस पूरी टीम की वैल्यू इससे छोटी बराबर हो गई। अब यानी कि देखो, ये इससे छोटा बराबर और ये इससे छोटा बराबर, तो फाइनली ये इससे छोटा बराबर। तो ये तो वही है, और ये यही है, ये यही है। तो यानी कि इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का जो होल स्क्वायर होगा, का जो होल स्क्वायर होगा, लेस देन इक्वल होगा इस पार्ट से। और ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है, जिसको लिख सकते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स कर दूं तो स्क्वायर से स्क्वायर कर गया, और फाइनली मेरे को ट्राइंगल इनइक्वालिटी मिल गई। ठीक है, फटाफट से देखो, ये रफ था। अब आपको लिखना क्या है, ये तो डायग्राम बना ही दोगे। लेट्स टेक द प्रूफ। वी नो दैट दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपने ही मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको छेड़ा नहीं, अब इसको सॉल्व कर दिया। तो वही ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट बी, ये तो हो जाएगा स्क्वायर, ये तो हो जाएगा स्क्वायर। ये कॉम्यूटेटिव होता है तो टू इंटू ए डॉट बी, याद रखना। क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें ऐसा नहीं कर सकते हम। अब देखो इधर मैंने क्या किया, उस एलएचएस को तो छेड़ा नहीं,
और इसकी जगह मैंने ये पार्ट लिख दिया। इसमें इसमें डिफरेंस देखो, ये सेम है, ये सेम है, बस ये ए डॉट बी है और ये ए डॉट बी का मॉडुलस है, क्योंकि कोई भी एक्स नाम का नंबर अपने मॉडुलस से छोटा या बराबर होता है। तो ये एज ए पूरी टीम के अंदर अगर मैं इसको बस इससे रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे इक्वालिटी इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। ठीक है। और फिर नीचे कॉशी स्क्वायर इनइक्वालिटी में मैंने इसको ऐसे एक्सपैंड कर दिया, तो ये इसके ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यू से छोटी या बराबर हो जाएगी, बिकॉज सी एस इनइक्वालिटी, कॉशी स्क्वायर इनइक्वालिटी। इसमें क्या हुआ, ये सेम ये सेम, और इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे एक्सपैंड कर दिया। ठीक है। तो कुल मिला के वो जो ऊपर एल एच एस था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया वापस मैंने, और आर एच एस फाइनली मेरे पास ये है, और इन दोनों के बीच में इनइक्वालिटी का साइन कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो उसके छोटी थी, वो उससे छोटी थी, फाइनली ऐसे छोटी है, इस तरीके से। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको फिर मैंने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव हो गई कि दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड, इन शॉर्ट आप याद रख सकते हो, उनका सम करके मैग्नीट्यूड करो या मैग्नीट्यूड करके सम करो, तो सम का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड करके सम करने से छोटा या बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट ट्राइंगल इनइक्वालिटी स्टेट्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज का पार्ट एंड पार्सल है। कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे ना, ये नोट्स कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड